Hello everyone, welcome back to Study with Soumya. This is part 8, the last part of our series on law relating to patents, tailored specifically for CS executive students under the new syllabus. Whether you are gearing up for your exams or just want to grasp these concepts better, this video will provide you with clear, detailed explanations and practical examples. Let's get started. So let's begin. International Arrangement, Section 133 to Section 139. Section 133 डिफाइन करता है कन्वेंशन कंट्री को. कन्वेंशन कंट्री एक ऐसी कंट्री या कंट्री का ग्रुप होता है जो किसी इंटरनेशनल, रीजनल या बायलैटरल ट्रीटी, कन्वेंशन या अरेंजमेंट का सिग्नेटरी या पार्टी हो, जिसमें इंडिया भी सिग्नेटरी हो. इन कंट्रीज़ में जो एप्लीकेंट्स इंडिया के पेटेंट्स के लिए अप्लाई करते हैं उनको वही प्रिविलेजेस मिलते हैं जो वहाँ के सिटीजन्स को मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने कन्वेंशन साइन की है यूरोप की कुछ कंट्रीज़ के साथ. अब अगर कोई यूरोपियन एप्लीकेंट इंडिया में पेटेंट के लिए अप्लाई करता है तो उसको वही राइट्स मिलेंगे जो किसी इंडियन एप्लीकेंट को मिलते हैं एंड वाइस वर्सा. सेक्शन 34, नोटिफिकेशन ऑफ कंट्रीज़ नॉट प्रोवाइडिंग रेसिप्रोसिटी. ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई कन्वेंशन कंट्री इंडिया के सिटीजन्स को वही राइट्स नहीं देती जो अपने सिटीजन्स को देती है पेटेंट के केस में, तो इंडिया में उस कंट्री के नेशनल्स को भी वही सेम राइट्स डिनाई किए जा सकते हैं. दैट मीन्स अगर बराबरी नहीं है तो राइट्स डिनाई भी हो सकते हैं. सेक्शन 135 कन्वेंशन एप्लीकेशंस के बारे में है. ये प्रोविज़न कहता है कि अगर कोई एप्लीकेंट किसी कन्वेंशन कंट्री में पहले से पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर चुका है तो उसको इंडिया में भी वही डेट मिल सकती है जो प्रायोरिटी डेट कहलाती है. इसका मतलब है अगर आपने कन्वेंशन कंट्री में पेटेंट के लिए अप्लाई किया है तो आप उसी डेट को इंडिया में प्रायोरिटी डेट के रूप में यूज़ कर सकते हैं. सेक्शन 136 है स्पेशल प्रोविजंस फॉर कन्वेंशन एप्लीकेशंस. सेक्शन 136 स्पेशल केसेस के लिए है जहाँ पे कन्वेंशन एप्लीकेशंस का ट्रीटमेंट थोड़ा अलग होता है. ये सेक्शन में कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के बारे में बताया है जो कन्वेंशन एप्लीकेशंस पे अप्लाई होती है, जैसे कि डॉक्यूमेंट सबमिट करने का तरीका, एप्लीकेशन की टाइमिंग एक्सेट्रा. सेक्शन 137 डील करता है मल्टीपल प्रायोरिटीज़ से. सेक्शन 137 कहता है कि अगर एक पेटेंट एप्लीकेशन में मल्टीपल प्रायोरिटीज़ है, यानी एप्लीकेंट ने अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग डेट्स पे एप्लीकेशन फाइल की है, तो वो इंडिया में उन सभी डेट्स को एज प्रायोरिटी डेट कंसिडर कर सकता है. फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी ने पहले यूके में 5 जनवरी को पेटेंट के लिए अप्लाई किया, फिर यूएस में 10 जनवरी को किया, तो इंडिया में वो दोनों डेट्स को प्रायोरिटी डेट के रूप में डिक्लेयर कर सकते हैं. सेक्शन 138 डील करता है सप्लीमेंट्री प्रोविजंस एज टू कन्वेंशन एप्लीकेशन. ये सेक्शन एडिशनल प्रोविज़न के बारे में बताता है जो कन्वेंशन एप्लीकेशंस पे अप्लाई होती हैं. ये इंश्योर करता है कि इंडिया में कन्वेंशन एप्लीकेशंस स्मूथली प्रोसेस हो सके और जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनका कंप्लायंस हो जाए. सेक्शन 139 कहता है एप्लीकेशन ऑफ अदर प्रोविजंस टू कन्वेंशन एप्लीकेशंस. इट सेज दैट कि पेटेंट्स एक्ट के दूसरे सेक्शंस भी कन्वेंशन एप्लीकेशंस पे अप्लाई होते हैं अगर उनका कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. दैट इज़, अगर कोई और रूल या प्रोविज़न कन्वेंशन एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट है तो वो भी एप्लीकेबल होगा. फॉर एग्जांपल, अगर सेक्शन 12 में एग्जामिनेशन के रूल्स दिए गए हैं तो वो कन्वेंशन एप्लीकेशन पे भी सेम तरीके से अप्लाई होंगे जब तक कुछ स्पेसिफिक मेंशन ना हो. सो सेक्शन 133 टू 139 कन्वेंशन कंट्रीज़ और उनकी एप्लीकेशन के राइट्स के बारे में डिटेल में बताते हैं. ये प्रोविजंस इंश्योर करते हैं कि इंडिया के पेटेंट्स के लिए अप्लाई करने वाले एप्लीकेंट्स को फेयर ट्रीटमेंट मिले और रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल्स के बेसिस पे कंट्रीज़ के सिटीजन के बीच बराबरी बनी रहे. So now let's understand section 133 and section 134 in detail. In terms of section 133, a convention country is that country which is the signatory or party or a group of countries, union of countries or intergovernmental organizations which are signatories or parties to an international, regional or bilateral treaty, convention or arrangement to which India is also a signatory or party. सेक्शन 133 कहता है कि कन्वेंशन कंट्री
वो कंट्री या ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ होती है जो किसी इंटरनेशनल अग्रीमेंट का हिस्सा है और इंडिया भी उस अग्रीमेंट का सिग्नेटरी है। ये अग्रीमेंट या ट्रीटी इंटरनेशनल, रीजनल या बायलैटरल हो सकती है। इसका मतलब है कि अगर इंडिया ने किसी अग्रीमेंट को साइन किया है और किसी और कंट्री या कंट्री के ग्रुप ने भी उसको साइन किया है, तो वो कंट्री कन्वेंशन कंट्री कहलाएगी। सपोज इंडिया ने एक ट्रीटी साइन की है जो यूरोप के कई कंट्रीज़ के साथ है, जैसे फ्रांस, जर्मनी और इटली। अब ये सारी कंट्रीज़ कन्वेंशन कंट्रीज़ कहलाएंगी क्योंकि ये ट्रीटी का पार्ट है और इंडिया भी इसमें पार्टी है। एंड which affords to the applicants for patents in India or to citizens of India similar privileges as are granted to their own citizens or citizens of their member countries in respect of the grant of patents and protection of patent rights. इसका मतलब है कि अगर किसी कन्वेंशन कंट्री का एप्लीकेंट इंडिया में पेटेंट के लिए अप्लाई करता है तो उसको वही राइट्स मिलेंगे जो इंडिया के एप्लीकेंट्स को मिलते हैं, और ये रेसिप्रोसिटी के बेस पे होता है, यानी अगर वो कंट्री भी इंडियन एप्लीकेंट्स को वही प्रिविलेज देती है जो वहाँ के एप्लीकेंट्स को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर फ्रांस एक कन्वेंशन कंट्री है और वहाँ के एप्लीकेंट्स को इंडिया में पेटेंट के लिए वही राइट्स मिलते हैं जो इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं, तो ये तभी पॉसिबल है जब फ्रांस भी इंडियन एप्लीकेंट्स को वहाँ पे पेटेंट के सेम राइट्स दे। सो टू समराइज सेक्शन 133, ये सेक्शन डिफाइन करता है कि कन्वेंशन कंट्रीज़ कौन सी होती हैं। ये कंट्रीज़ वो है जो किसी इंटरनेशनल अग्रीमेंट या ट्रीटी का पार्ट है जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। इन कंट्रीज़ के सिटीजन्स को इंडिया में पेटेंट्स के लिए अप्लाई करने के लिए वही राइट्स मिलते हैं जो इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं, बस ये कंडीशन ये है कि रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सेक्शन 134, नोटिफिकेशन ऑफ कंट्रीज नॉट प्रोवाइडिंग रेसिप्रोसिटी। Section 134 provides that where any country notified by the central government as convention country does not accord to citizens of India the same rights in respect of the grant of patents and the protection of patent rights as it accords to its own national, Section 134 कहता है कि अगर कोई कंट्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कन्वेंशन कंट्री के रूप में नोटिफाई की गई है, इंडिया के सिटीजन्स को वैसा ही ट्रीटमेंट नहीं देती जो वो अपने खुद के सिटीजन्स को देती है पेटेंट्स के केस में, तो इंडिया भी उस कंट्री के सिटीजन्स के राइट्स रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। दैट इज़, अगर रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता तो इंडिया भी रिटेलिएशन कर सकता है। नो नेशनल ऑफ सच कंट्री शैल बी इंटाइटल्ड ईदर सोली और जॉइंटली विद एनी अदर पर्सन। दैट इज़ कि अगर रेसिप्रोसिटी नहीं मिलती तो उस कंट्री के सिटीजन्स को इंडिया में पेटेंट से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक राइट्स नहीं मिलेंगे, चाहे वो अकेला अप्लाई कर रहा हो या किसी के साथ मिलके। फर्स्ट इज टू अप्लाई फॉर द ग्रांट ऑफ पेटेंट और बी रजिस्टर्ड एज द प्रोप्राइटर ऑफ द पेटेंट। पहला रेस्ट्रिक्शन ये है कि उस कंट्री का सिटीजन इंडिया में पेटेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता या उसका नाम पेटेंट के ओनर के रूप में रजिस्टर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंट्री एक्स के किसी सिटीज़न ने इंडिया में नया इन्वेंशन किया पर उसका कंट्री इंडिया के सिटीजन्स को वही राइट नहीं देता, तो वो इंडियन पेटेंट ऑफिस में पेटेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। सेकंड, टू बी रजिस्टर्ड एज द असाइनी ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ अ पेटेंट। दूसरा रेस्ट्रिक्शन ये है कि अगर किसी पेटेंट का ओनर अपना पेटेंट किसी और को ट्रांसफ़र कर रहा है, दैट इज़ असाइन कर रहा है, तो उस कंट्री का सिटीजन उस पेटेंट का असाइनी नहीं बन सकता। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक इंडियन पेटेंट होल्डर अपना पेटेंट ट्रांसफ़र करना चाहता है किसी कंट्री एक्स के सिटीज़न को, पर अगर रेसिप्रोसिटी नहीं है तो उस सिटीज़न का नाम एज असाइनी रजिस्टर नहीं होगा। थर्ड इज़ टू अप्लाई फॉर अ लाइसेंस और होल्ड एनी लाइसेंस अंडर अ पेटेंट ग्रांटेड अंडर द एक्ट। थर्ड रेस्ट्रिक्शन ये है कि उस कंट्री के सिटीजन इंडिया में किसी पेटेंट के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते या किसी पेटेंट का लाइसेंस होल्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंट्री एक्स का कंपनी इंडिया के किसी पेटेंट टेक्नोलॉजी का लाइसेंस लेना चाहती है लेकिन उसकी कंट्री रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल फॉलो नहीं करती, तो वो कंपनी लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। टू समराइज सेक्शन 134, ये सेक्शन बताता है कि अगर कोई कन्वेंशन कंट्री इंडिया के सिटीजन्स को पेटेंट्स के केस में इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देती
तो इंडिया भी उस कंट्री के सिटीजन्स के पेटेंट राइट्स को डिनाई कर सकता है। उन्हें इंडिया में पेटेंट अप्लाई करने के लिए, पेटेंट का लाइसेंस लेने या पेटेंट का ओनर बनने का हक नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 135 सब सेक्शन 1 प्रायोरिटी डेट फॉर कन्वेंशन एप्लीकेशन। Section 135 subsection 1 provides that where a person has made an application for a patent in respect of an invention in a convention country and that person or legal representative or assignee of that person makes an application under the Act for a patent within 12 months after the date on which the basic application was made, Section 135 subsection 1 कहता है कि अगर किसी पर्सन ने एक कन्वेंशन कंट्री में पहले से पेटेंट के लिए अप्लाई किया है तो उस एप्लीकेशन को बेसिक एप्लीकेशन कहते हैं। अब अगर उस पर्सन ने या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उसका असाइनी इंडिया में भी पेटेंट के लिए अप्लाई करता है तो उसके पास बेसिक एप्लीकेशन की डेट से 12 मंथ्स का टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक कंपनी ने यूके में 1 जनवरी 2024 को पेटेंट के लिए अप्लाई किया। अब अगर वो कंपनी या उसका रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में भी पेटेंट के लिए 1 जनवरी 2025 तक अप्लाई कर देता है तो उसका एप्लीकेशन वैलिड होगा। द प्रायोरिटी डेट ऑफ अ क्लेम ऑफ द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन बीइंग अ क्लेम बेस्ड ऑन मैटर डिस्क्लोज्ड इन द बेसिक एप्लीकेशन इज द डेट ऑफ मेकिंग ऑफ द बेसिक एप्लीकेशन। इसका मतलब है कि अगर इंडियन एप्लीकेशन में जो क्लेम है इन्वेंशन का या उसके किसी पार्ट का वो सेम मैटर पे बेस्ड है या जो बेसिक एप्लीकेशन में डिस्क्लोज किया गया था, तो इंडियन एप्लीकेशन के लिए प्रायोरिटी डेट वही होगी जो बेसिक एप्लीकेशन की डेट थी। यानी इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करने की डेट वही पहले वाली डेट मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर यूके में एप्लीकेशन 1 जनवरी 2024 को फाइल हुई थी और इंडिया में 1 दिसंबर 2024 को उसी इन्वेंशन के लिए अप्लाई किया गया, तो इंडिया में भी प्रायोरिटी डेट 1 जनवरी 2024 ही मानी जाएगी। ये एप्लीकेंट को प्रोटेक्शन बेनिफिट देता है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 135 सब सेक्शन 1। ये एक्सप्लेनेशन क्लैरिफाई करता है कि अगर एप्लीकेंट ने एक इन्वेंशन के लिए 2 या उससे ज़्यादा कन्वेंशन कंट्रीज़ में पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की है तो 12 मंथ्स का टाइम पीरियड उस डेट से काउंट होगा जो सबसे पहले एप्लीकेशन फाइल हुई थी। सपोज़ अगर किसी कंपनी में पहले यूएस में 1 जनवरी 2024 को एप्लीकेशन फाइल किया और फिर जर्मनी में 1 मार्च 2024 को, अब अगर उस कंपनी ने इंडिया में भी अप्लाई करना है तो 12 मंथ्स का टाइम यूएस वाले एप्लीकेशन की डेट दैट इज़ 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा, तो उसका इंडिया में अप्लाई करने का लास्ट डेट 1 जनवरी 2025 होगा। In case of an application filed under the Patent Cooperation Treaty designating India and claiming priority from a previously filed application in India, the provisions of subsection 1 and 2 shall apply as if previously filed application were the basic application. अगर किसी ने PCT के अंदर एक इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल की है जिसमें इंडिया को डेजिग्नेट किया है और वो एप्लीकेशन पहले इंडिया में फाइल हुई एप्लीकेशन पे डिपेंड कर रही है, तो उस सिचुएशन में सेक्शन 135 सब सेक्शन 1 के रूल्स उसी तरीके से अप्लाई होंगे जैसे कि वो इंडियन एप्लीकेशन ही बेसिक एप्लीकेशन थी। सपोज़ किसी कंपनी ने इंडिया में एक एप्लीकेशन फाइल किया 1 जनवरी 2024 को और फिर उसने PCT एप्लीकेशन फाइल की जहां इंडिया को भी इंक्लूड किया। अब उस कंपनी के लिए वही रूल्स अप्लाई होंगे जो इंडिया में बेसिक एप्लीकेशन के लिए थे। However, a request for examination under Section 11B shall be made only for one of the applications filed in India. ये पार्ट क्लैरिफाई करता है कि अगर मल्टीपल एप्लीकेशंस फाइल हुई हैं, जैसे कि एक इंडिया में और एक PCT के थ्रू इंडिया डेजिग्नेट करके, तो एग्जामिनेशन के लिए रिक्वेस्ट सिर्फ एक एप्लीकेशन के लिए ही सबमिट की जा सकती है। टू समराइज इट, सेक्शन 135 सब सेक्शन 1 कहता है कि अगर किसी ने कन्वेंशन कंट्री में पेटेंट के लिए अप्लाई किया है तो उसके 12 मंथ के अंदर इंडिया में अप्लाई करने पर उसको पहले वाली एप्लीकेशन की प्रायोरिटी डेट मिल सकती है। अगर मल्टीपल कन्वेंशन कंट्रीज़ में एप्लीकेशन फाइल हुई है तो 12 मंथ्स का टाइम उस डेट से काउंट होता है जो सबसे पहले एप्लीकेशन फाइल हुई थी। PCT एप्लीकेशन के केस में
अगर इंडिया डेजिग्नेटेड है तो रूल्स वही अप्लाई होंगे जैसे इंडिया में बेसिक एप्लीकेशन हो, पर एग्जामिनेशन के लिए रिक्वेस्ट सिर्फ एक एप्लीकेशन के लिए की जा सकती है। सेक्शन 136 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू कन्वेंशन एप्लीकेशन। It requires that every convention application to be accompanied by a complete specification and specify the date on which and the convention country in which the application for protection, or as the case may be, the first of such application was made. Section 136 कहता है कि जब भी किसी व्यक्ति ने कन्वेंशन एप्लीकेशन फाइल की हो, दैट इज़ किसी कन्वेंशन कंट्रीज़ में पहले से पेटेंट के लिए अप्लाई किया हो, तो उसके साथ एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। इसका मतलब आपको अपनी इन्वेंशन के बारे में पूरी डिटेल्स देनी होगी। साथ ही आपको ये बताना होगा कि किस दिन और किस कन्वेंशन कंट्री में पहला एप्लीकेशन फाइल किया था। एप्लीकेंट को ये डिक्लेयर करना होगा कि उस डेट से पहले उस इन्वेंशन के लिए उसने या उस पर्सन ने जिससे उसने राइट्स लिए हैं किसी भी कन्वेंशन कंट्री में कहीं और अप्लाई नहीं किया। ये इसलिए होता है ताकि प्रायोरिटी डेट क्लियर हो सके। सेक्शन 136 ये इंश्योर करता है कि कन्वेंशन एप्लीकेशन के साथ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन हो, पहली एप्लीकेशन की डेट और कंट्री बताई जाए और डिक्लेयर किया जाए कि उस डेट से पहले और किसी कंट्री में अप्लाई नहीं किया गया है। कन्वेंशन एप्लीकेशन के साथ जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल की जाती है उसमें एप्लीकेंट उन डेवलपमेंट्स या एडिशंस के लिए भी क्लेम्स भी इंक्लूड कर सकते हैं जो इन्वेंशन के साथ रिलेटेड है। दैट इज़ अगर इन्वेंशन में कोई इम्प्रूवमेंट या नई चीज़ ऐड की गई है तो उसका भी क्लेम किया जा सकता है अगर एप्लीकेंट को सेक्शन 6 के रूल्स के अकॉर्डिंग अलग से पेटेंट के लिए अप्लाई करने का राइट हो। फॉर एग्जांपल, सपोज एक इन्वेंटर ने पहले जर्मनी में अप्लाई किया एक मशीन के पेटेंट के लिए, अब उसने उस मशीन में एक नया फीचर ऐड किया है। जब वो इंडिया में अप्लाई करता है तो उस फीचर के लिए भी उस स्पेसिफिकेशन में क्लेम कर सकता है अगर वो उस फीचर के लिए अलग से अप्लाई करने का राइट रखता है। सब सेक्शन 3 इज़ प्रोहिबिटिंग ऑफ पोस्ट डेटिंग। सब सेक्शन 3 ये कहता है कि कन्वेंशन एप्लीकेशन को आप पहले से या पोस्ट डेट नहीं कर सकते। दैट इज़ अगर आपका कन्वेंशन कंट्री में अप्लाई करने की लास्ट डेट 1 जनवरी 2024 था तो आप उसके बाद कोई भी डेट मेंशन करके एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज सेक्शन 138 एडिशनल डॉक्यूमेंट फॉर कन्वेंशन एप्लीकेशन। सेक्शन 138 कहता है कि जब एप्लीकेंट कन्वेंशन एप्लीकेशन फाइल करता है तो उसे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के अलावा वो डॉक्यूमेंट्स या स्पेसिफिकेशंस की कॉपीज़ भी सबमिट करनी होगी जो उसने कन्वेंशन कंट्री के पेटेंट ऑफिस में फ़ाइल की थी। ये डॉक्यूमेंट्स कंट्रोलर को सेटिस्फाई करने के लिए होने चाहिए और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर सबमिट करना ज़रूरी है। अगर कन्वेंशन कंट्री के पेटेंट ऑफिस में जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं वो किसी फॉरेन लैंग्वेज में है जैसे जर्मन, फ्रेंच एक्सेट्रा, तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देना होगा। ये ट्रांसलेशन एफिडेविट के थ्रू वेरीफाई किया जाना चाहिए या किसी ऐसे प्रोसेस से जो कंट्रोलर को सेटिस्फाई करे। टू समराइज दिस, सेक्शन 138 कहता है कि एप्लीकेंट को कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ कन्वेंशन कंट्री में सबमिट किए गए डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ देनी होती है और अगर डॉक्यूमेंट्स फॉरेन लैंग्वेज में है तो इंग्लिश ट्रांसलेशन भी सबमिट करना होता है। टू समराइज सेक्शन 136, सब सेक्शन 3 एंड सेक्शन 138, सेक्शन 136 स्पेशल प्रोविज़न बताता है कि कन्वेंशन एप्लीकेशन के साथ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देनी होती है, डेट और कंट्री डिक्लेयर करनी होती है और डेवलपमेंट या एडिशन के क्लेम्स भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। सब सेक्शन 3 इंश्योर करता है कि कन्वेंशन एप्लीकेशंस को अलाउड डेट्स के बाद पोस्ट डेट नहीं किया जा सकता एंड सेक्शन 138 ये बताता है कि एप्लीकेंट्स को कन्वेंशन कंट्री के डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ और इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ सबमिट करना होता है ताकि वेरिफिकेशन हो सके। द नेक्स्ट टॉपिक इज पेटेंट एजेंट। पेटेंट एजेंट का काम ये होता है कि वो पेटेंट के लिए स्पेसिफिकेशंस ड्राफ्ट करता है, पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करता है और अगर पेटेंट ऑफिस से कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उसका जवाब देता है। वो एप्लीकेंट के बिहाफ में हियरिंग्स में उसका केस रिप्रेजेंट करता है, ऑपोजिशन फाइल कर सकता है और अगर कोई दूसरा पर्सन ऑपोजिशन फाइल करे तो उस एप्लीकेशन को डिफेंड भी कर सकता है। पेटेंट एजेंट से रिलेटेड प्रोविजंस और रूल्स
सेक्शन 125 से 132 में दिए गए हैं। यहाँ इन सेक्शंस में बताया गया है कि पेटेंट एजेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और उनका कैसे काम करना चाहिए। पेटेंट ऑफिस एंड इट्स एस्टैब्लिशमेंट। जो पर्सन ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 के अंदर कंट्रोलर जनरल के रूप में अपॉइंट होता है, वही पेटेंट्स के लिए भी कंट्रोलर होता है। दैट इज़, एक ही पर्सन पेटेंट्स, डिज़ाइंस और ट्रेडमार्क्स के लिए कंट्रोलर का काम करेगा। पेटेंट एक्ट के अंदर एक ऐसा ऑफिस होना चाहिए जो पेटेंट ऑफिस कहलाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देकर इस पेटेंट ऑफिस का नाम स्पेसिफाई कर सकती है। ये पेटेंट ऑफिस इंडिया के डिफरेंट सिटीज़ में हो सकता है। द लास्ट टॉपिक इज अपील टू हाई कोर्ट। सेक्शन 117A सब सेक्शन 1 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या कंट्रोलर के किसी डिसीजन, ऑर्डर या डायरेक्शन के अगेंस्ट अपील नहीं किया जा सकता अगर सब सेक्शन 2 में स्पेसिफिकली नहीं बोला गया हो। दैट इज़, जनरली आप डायरेक्टली अपील नहीं कर सकते। सेक्शन 117 सब सेक्शन 2 कहता है कि कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस के डिसीजंस के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील किया जा सकता है कि ये सेक्शंस उन सिचुएशंस को कवर करते हैं जहां अपील करना अलाउड है, जैसे सेक्शन 15 में कंट्रोलर का डिसीजन रिजेक्ट हो गया हो। अपील करते टाइम स्पेसिफिक फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है। जहां अपील का फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड होता है, उसे वेरीफाई करना होता है और जिस डिसीजन के अगेंस्ट अपील हो रहा है उसकी कॉपी और फीस के साथ सबमिट करना होता है। टू समराइज दीज 3 टॉपिक्स, पेटेंट एजेंट्स का काम में पेटेंट एप्लीकेशन ड्राफ्ट करना, ऑब्जेक्शंस हैंडल करना और हियरिंग्स में रिप्रेजेंटेशन करना शामिल होता है। पेटेंट ऑफिस को कंट्रोलर जनरल मैनेज करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के थ्रू इसका नाम स्पेसिफाई किया होता है। अपील्स टू हाई कोर्ट में कुछ स्पेसिफिक डिसीजन के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील अलाउड है, लेकिन ये प्रोसेस प्रॉपर फॉर्मर वेरिफिकेशन के थ्रू होता है। So that concludes our discussion on chapter 16. We have covered all the topics of this chapter in detail across 8 parts. If you found this content helpful, please like, comment, share and subscribe for more. Please check the pinned comments for the handwritten notes. Up next, we will begin with chapter 17, so stay tuned for more exciting insights. Thank you for watching and I can't wait to see you in the next video.